अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इसके टॉपिक एटम को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम की डेफिनेशन और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया था, लेकिन एटम की हिस्ट्री को हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज हम ये देखेंगे कि एटम की जो प्रॉपर डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है, दरअसल वो एटम की डेफिनेशन हमारे तक पहुँची कैसे। ठीक है, तो हम जो है वो आज एटम की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया और किस तरह से हमारे पास एटम की एक प्रॉपर डेफिनेशन आई। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो हम साइंटिस्ट की थॉट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग ईयर अगो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ द सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, लॉन्ग ईयर अगो, ठीक है, साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो मैटर है ये किस चीज़ से मिलकर बनता है, सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी थॉट्स के बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ जाती है ग्रीक फिलोसफर की। ठीक है, ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर को हम डिवाइड करते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं, इतना डिवाइड करते हैं कि एक सिंपल बेसिक यूनिट में वो डिवाइड हो जाता है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। छोटे से छोटे पार्टिकल में हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं टू रीच अ बेसिक यूनिट, एक सिंपल बुनियादी यूनिट हम वहाँ तक उसको पहुँचा देंगे विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, आप एग्जाम्पल में अपनी इमेजिनेशन में ले सकते हो, जिसको आप डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक लेवल आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जो है वो इसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो हमारे पास ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है कि जब हम उसको डिवाइड करते जाएं तो एक सिंपल बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। ग्रीक फिलोसफर ही था जिसका नाम था डेमोक्रेटिस। ठीक है, डेमोक्रेटिस जो है 460 to 370 BC, ये BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। इसने जो है वो इन पार्टिकल्स को, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे, इन पार्टिकल्स को एटमॉस का नाम दिया। ठीक है, ये जो एटमॉस वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। आपको पता है कि हम सिंपल एटम वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम जो है वो एटमॉस वर्ड इस्तेमाल किया। एटमॉस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक ए जिसका मतलब होता है नॉट, और जो टॉमस है वो किस में से निकला है, टॉमी से निकला है, ये टॉमी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कट या कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, कि हमारे पास एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, 17वीं सेंचुरी में फर्स्ट टाइम जो है वो क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस उसको स्टडी किया गया। क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट टाइम जो है वो प्योर सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव कंपोजिशन जो है उसको स्टडी किया गया और दो कंक्लूजन निकाली गई। पहली कंक्लूजन इसमें से ये थी कि हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। फ्यू एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, इसमें भी ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब इन तमाम, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं, इन तमाम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट है। जैसे ऑक्सीजन वाटर में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, ग्लूकोज लोगे तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और किस तरह से कंपाउंड टूट के दोबारा से एलिमेंट में चेंज होते हैं। कंपाउंड से एलिमेंट कैसे बनता है, या हम ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों तरह की बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। एलिमेंट कैसे कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और वाटर बन गया ये। और इसी तरह से वाटर की जब डिकम्पोजिशन करवाओ तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 17वीं सेंचुरी में ये सारा काम हुआ। उससे पहले जो मैंने आपको साइंटिस्ट के थॉट्स वगैरह बताए थे या जो ग्रीक फिलोसफर्स की बातें थी वो सारी की सारी जो है थ्योरेटिकल थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था। उन्होंने जस्ट जो है वो थ्योरेटिकल ये सारा कुछ उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक इंग्लिश स्कूल टीचर आ जाते हैं जिसका नाम है जॉन डाल्टन। इंग्लिश स्कूल टीचर, ठीक है, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। ठीक है, 1808 इन्होंने 1808 में जो है वो क्या काम किया था, इन्होंने 2 लॉ प्रपोज किए थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा इसने जो लॉ प्रपोज किया था वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस साइंटिस्ट की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ये है कि इन्होंने जो है वो 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर से आप सभी फैमिलियर हो बड़ी अच्छी तरह से, कि जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में आ जाता है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट की रेशो है वो फिक्स रहेगी, वो डेफिनेट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है तो इसमें जो है वो मेरे पास हाइड्रोजन की रेशो 2 है और ऑक्सीजन की मेरे पास रेशो 1 है। ठीक है, तो ये 2:1 ही रहेगी। मैं पानी अपने किसी एरिया से ले लूँ, मैं पानी लाहौर से ले लूँ, मैं इस्लामाबाद से ले लूँ, मैं झंग से ले लूँ, मैं जिस भी एरिया से पानी लूँगी वहाँ पे जब मैं वाटर को देखूँगी तो वाटर में जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स की रेशो है वो 2:1 ही मेरे पास रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इसी जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने जो जॉन डाल्टन जो स्कूल टीचर हैं, इन्होंने उसके अलावा जो है वो एटॉमिक थ्योरी भी पेश की। ठीक है, और एटॉमिक थ्योरी जो है उन्होंने जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने प्रेजेंट की। और उस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको वैसे बता देती हूँ। वो ये कह रहे थे कि ऑल दी मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, जितना भी मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी जो हैं वो उसकी एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब जो है वो हम एटम की एक प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि एटम जो है वो दरअसल हमारे पास है क्या। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। ठीक है,
एटम जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। केमिकल रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, रिएक्टेंट जो हैं उनकी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड ब्रेक होते हैं। दरअसल इसमें एटम्स ही अपने आप को कुछ इस हिसाब से अरेंज कर रहे होते हैं कि ओल्ड बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हों और न्यू बॉन्ड जो हैं बने। ठीक है, डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। ठीक है, एटम की, कि एटम जो है वो हमारे पास फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और कुछ एटम ऐसे भी हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते उसमें सोडियम आ गया आपके पास, आयरन आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ गया, ये सारे के सारे जो हैं नॉट फ्री, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। जबकि हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनकी कंप्लीट होती है, इनको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसी फ्रीली एग्जिस्टेंस से और नॉन फ्रीली एग्जिस्टेंस से हम जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ादाना तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों तरह से। दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी और उसी को बेस बना के मैंने आपको एक नेक्स्ट डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अब एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसको हम एक बार थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने इनको डिस्कस कर लिया था लेकिन एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक स्टेबल पार्टिकल और दूसरा है अनस्टेबल पार्टिकल। ठीक है, स्टेबल पार्टिकल में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एटम के जो स्टेबल पार्टिकल हैं जिनका नाम हम अक्सर ले रहे होते हैं, प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सराउंडिंग ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल में एटम के अंदर जो है वो सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे होते क्योंकि ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं और इनका जो टाइम ड्यूरेशन, मतलब ज़्यादा देर के लिए ये स्टेबल नहीं रह सकते, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करते। लेकिन एटम के अंदर ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मिजॉन्स हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के जो हैं वो पार्टिकल्स, अनस्टेबल पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साइंटिस्ट का ये ख्याल है तकरीबन मोर देन 100 सच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम, मतलब 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं इस तरह के वो एटम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एटम का जो टॉपिक था उसकी हिस्ट्री, ठीक है, और उस हिस्ट्री में डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया उससे पहले सारी थ्योरेटिकल बातें थी, तो वो कह रहे थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे फर्दर रिसर्च होती गई तो पता चलता गया कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सारी बात है कि एटम को डिवीजन हो सकती है, तभी तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अलावा और भी अनस्टेबल पार्टिकल्स वगैरह एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिवाइड हो सकता है। तो ये जैसे जैसे फर्दर रिसर्चेस होती हैं वैसे वैसे फिर हर डेफिनेशन में, हर कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम रह गया थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के हवाले से, जे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट उनको डिटरमिन किया था। एटॉमिक मैसेज आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करके हम लोग एटॉमिक मैस बताते हैं कि एटम का ये एटॉमिक मैस है। तो इन साइंटिस्ट ने जो है वो एटॉमिक मैस को सबसे फर्स्ट टाइम बताया था कि किस एटम का एटॉमिक मैस क्या होगा। ठीक है, और जब इन्होंने, हैरत की बात यह है कि जब इन्होंने ये एटॉमिक मैस के बारे में बताया था तब तक एटम के अंदर ये क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह इनके बारे में जो है वो ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो बाद में इनकी डेथ के बाद जब फर्दर रिसर्च हुई इस पर, तो जब एटॉमिक मैस निकाले गए फर्दर रिसर्च के बाद, तो इनको जब उनके रिज़ल्ट को जब जे बर्जीलियस के रिज़ल्ट
रिज़ल्ट के साथ मैच किया गया तो ऑलमोस्ट वही एटॉमिक मैसेज थे जो कि जे बर्जीलियस ने पहले ही बता दिए थे कि इस एटम का ये वाला एटॉमिक मैस है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और काम ये था कि इसने एलिमेंट्स को सैम्बल्स असाइन किए थे। सैम्बल्स आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन है इसके लिए हम H लिखते हैं, ठीक है। सोडियम है तो इसके लिए हम Na लिखते हैं, पोटाशियम है तो उसके लिए हम K लिखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को जो सैम्बल्स असाइन किए थे, ये भी इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।